आलमी योम ख्वातीन या इंटरनेशनल वीमेंस डे। इसकी तारीख पर नज़र डालें तो 1908 में इसका आगाज़ एक मजदूर तहरीक से होता है कि जब अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 15,000 ख्वातीन ने मार्च निकालकर काम के घंटे कम करने और बेहतर तनख्वाह का मुतालबा किया था। इसके साथ ही उनकी मांग ये भी थी कि उन्हें वोट देने का हक दिया जाए। एक साल के बाद सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने इस दिन को पहला नेशनल वीमेंस डे डिक्लेयर कर दिया। इस दिन को मनाने का नजरिया भी एक खातून ने ही दिया था। क्लारा ज़ेटकिन ने 1910 में कोपेनहेगन में मजदूर ख्वातीन की एक आलमी कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाने का तस्वुर पेश किया। उस वक्त उस कॉन्फ्रेंस में 17 ममालिक की 100 ख्वातीन मौजूद थीं। सभी ने इस आइडिया की हिमायत की और साल 1911 में सबसे पहले जर्मनी, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में आलमी योम ख्वातीन मनाया गया। 1975 में इस दिन को बाकायदा एक पहचान तब मिली जब अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे हर साल एक थीम के साथ मनाना शुरू किया। बात करें अपने मुल्क की तो भारत में ख्वातीन हर शोबे में अपनी सलाहियत का लोहा मनवा रही हैं और मुल्क व माशरे की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही हैं। ताहम आज भी कुछ मुकामात पर ख्वातीन को मर्दों के बराबर इज्जत और मौके नहीं मिलते, जिसकी एक बड़ी वजह यह है कि ख्वातीन अपने हुकूक से आगाह नहीं हैं। जबकि भारत की जमहूरियत की बुनियाद भारतीय आईन के आर्टिकल 14 में मुल्क के हर शहरी को बराबरी का हक देकर यह वाज़े कर दिया गया कि मुल्क के तमाम मर्द और ख्वातीन कानून की नज़र में बराबर हैं, और साथ ही हुकूमत को ये भी इख्तियार दिया गया कि वो ख्वातीन के साथ होने वाले हर किस्म की तफरीक को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करे। इसके बाद 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए शादी की उम्र तय करके कम उम्र या बचपन की शादियों पर रोक लगी। बाद में द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के जरिए चाइल्ड मैरिज को बाकायदा गैर कानूनी करार दे दिया गया। 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट के जरिए ख्वातीन को जायदाद में अपना हिस्सा लेने का हक मिला। 2005 में इस कानून में तब्दीली की गई और अब ये हक बेटियों को भी हासिल है कि वो वालिदैन की जायदाद में बेटे के बराबर हिस्सा ले सकती हैं। मर्दों के बराबर ही ख्वातीन को मजदूरी मिले, इसके लिए 1976 में इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट बनाया गया। मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट के तहत अब ख्वातीन को ज़चगी के दौरान 26 हफ्तों की छुट्टी मिलती है और इस दौरान खातून को काम से निकाला नहीं जा सकता और उसे 26 हफ्तों की तनख्वाह भी दी जाती है। काम के मुकाम पर ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए 2013 में पॉश एक्ट लाया गया, जिसके तहत हर तरह के हैरेसमेंट की वजाहत करते हुए उसे रोकने और सज़ा का इल्तिज़ाम किया गया। तालीम के शोबे में ख्वातीन की नुमाइंदगी को बढ़ाने के लिए 2009 में बना राइट टू एजुकेशन अपना रोल बखूबी निभा रहा है। इसके अलावा घर के अंदर ख्वातीन के साथ कोई जुल्म ना हो, इसके लिए प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में लाया गया। जहेज की लानत को ख़त्म करने के लिए द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 आज भी अपनी अहमियत के साथ बरकरार है। आइन की 73वीं तरमीम ख्वातीन, खासकर गांव की ख्वातीन के लिए नेमत साबित हुआ, जहां वो पंचायतों में अपनी हिस्सेदारी के साथ मुल्क व समाज की तामीर में अपना किरदार निभा रही हैं। और इसी रास्ते पर चलते हुए एक लंबे इंतजार के बाद 2023 में आया नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसके तहत अब मुल्क की पार्लियामेंट और रियासती असम्बलियों में ख्वातीन की 33% हिस्सेदारी होगी और मुल्क के लिए किए जाने वाले फैसलों में भी उनकी मर्जी शामिल होगी। आज की इस खास पेशकश में मुल्क में ख्वातीन के हुकूक और उनको पेश आने वाले मसाइल पर रोशनी डाली जाएगी। नाज़रीन आदाब, आज की इस खास पेशकश में आपका इस्तकबाल है और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नौमान। आज की इस पेशकश में हम बात करेंगे मुल्क की आधी आबादी की, उनकी तरक्की, उनकी मजबूती, खुशहाली और उनके तहफ़्फ़ुज़ की। जी हाँ, हमारे मुल्क में जहाँ आधी आबादी ख्वातीन की है और इस भारत में जहाँ महिलाएं सुल्तान भी रहीं और झांसी की रानी भी, लेकिन वक्त बदला और इसी भारत में एक ऐसा दौर भी आया कि जहाँ सती प्रथा, बचपन की शादी और कोख में कत्ल किए जाने के रिवाज आम होते गए। तू आग में ए औरत जिंदा भी जली बरसों, सांचे में हर एक गम के चुपचाप ढली बरसों। लेकिन 15 अगस्त 1947 को आज़ादी की सुबह नमूदार हुई, हमारा मुल्क गणतंत्र बना और इस जमहूरियत में इस बात को उसी वक्त यकीनी बना दिया गया कि अब इस मुल्क में किसी के साथ उसके जिन्स की बुनियाद पर कोई तफरीक नहीं बरती जाएगी, कोई भेदभाव नहीं होगा।
आर्टिकल 14 में इस बात को यकीनी बनाया गया कि मुल्क में सबको कानून के सामने बराबरी का हक हासिल है। उसके बाद वक्तन फवक्तन महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए, उनकी ताकत को और मजबूत करने के लिए कानून बनते गए। आज की इस पेशकश में हम बात करेंगे उन तमाम कवानीन की, और ख़ास तौर से इस बात पर भी गुफ्तगू की जाएगी कि आज हमारे मुल्क में ख़वातीन की क्या सूरत हाल है और आगे का सफ़र कैसा हो। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ दो ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं एडवोकेट कनिका भारद्वाज साहिबा, और हमारी दूसरी ख़ास मेहमान हैं एडवोकेट और समाजी कारकुन सफ़ीना जोसेफ साहिबा। आप दोनों के अलावा हमारे साथ स्टूडेंट्स भी हैं जिनके सवालों को आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, और आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करता हूं कनिका भारद्वाज से कि जब हम बात करते हैं 75 साल पहले के भारत की, कि जहां हम आज़ादी हासिल करते हैं और उसके बाद संविधान तैयार किया जाता है, और वहीं आर्टिकल 14 में इस बात को यकीनी बना दिया जाता है कि अब कानून के सामने सब बराबर होंगे, वहाँ से किस तरह हमने ख्वातीन को बराबरी का हक देकर मुल्क की तरक्की में उनको अपने साथ किया। जी बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि आर्टिकल 14 जो कि बहुत स्टार्टिंग से, जब से संविधान एग्जिस्टेंस में रहा है तब से आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 राइट इक्वालिटी के लिए आर्टिकल 14 दिया गया है। तो आर्टिकल 14 में ही काफ़ी सारे ऐसे एक्ट्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे लॉज हैं जो कि टाइम से अभी तक बन रहे हैं और आगे भी शायद इम्प्लीमेंट या अमेंडमेंट उसमें होती रहेगी। तो आर्टिकल 14 जैसे इक्वालिटी, तो जो जितनी भी वुमेन हैं, जितनी भी औरतें हैं, हमको चाहिए इक्वालिटी, इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी इन इक्वल पे, इक्वालिटी हर फील्ड में हमें चाहिए इक्वालिटी। तो इस तरह से काफ़ी सारे जो लॉज हैं वो भी आए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें केस की, जहाँ पे शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, वहाँ पे ट्रिपल तलाक को जो है वो ख़त्म किया गया। तो इक्वालिटी एक केस आया जिसमें कि अडल्टरी जो एक बहुत सेक्शन था आईपीसी के अंदर, उसको ख़त्म किया गया। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद आया पॉश एक्ट, जैसे हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट जो वर्क प्लेस पे होती है, यानी काम की जगहों पर ख्वातीन के साथ अगर कहीं जिनसी छेड़छाड़ होती है या कहीं ना कहीं उसको टीज किया जाता है, परेशान किया जाता है, तो उसको रोकने के लिए बाकायदा एक कानून बना जिसे हम पॉश एक्ट के नाम से जानते हैं, ताकि काम की जगहों पर ख्वातीन के साथ किसी भी तरह की कोई ज्यादती ना हो। यहाँ पर मैं सफ़ीना जी से भी जानना चाहूँगा, आपने काफ़ी काम किया है ख्वातीन के लिए, और वो ख्वातीन जो हमारे देश के अंदर घरों में ज़्यादा रहती हैं, हम एक तरफ उनको अधिकार देते हैं, बराबरी का हक देते हैं, इतने सारे कानून हमारे देश में हैं, उसके बाद हम ये देखना चाहते हैं आज के वक्त में कि हमने कितनी तरक्की उनको दी, कितनी मजबूती उनको दी। बिल्कुल नोमान जी, मैं आज वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करूँगी क्योंकि मैं रूरल पे काम करती हूँ, और जहाँ पर घर पे रहने वाली महिलाएं जो हमसे कई ज़्यादा काम करती हैं, उनको हमने आईना दिखाने की कोशिश की है। कहते हैं आईना देखिए और अपने अंदर की शक्ति को जगाइए। तो वो एक पहल मैंने की, और हमारे साथ जुड़े हर महिला जो मेंबर बनकर उनके साथ हम लोग ने अवेयरनेस कैंपेन्स लगाए। हमने कहा सिर्फ केवल अपनी घर का काम ही नहीं आपको आज़ादी देगा, घर से बाहर नहीं ना निकल कर भी आप ऐसे कुछ गृह उद्योग का काम घर पे ही रहकर करेंगे तो आज़ादी महसूस करेंगे। अपने बच्चों के लिए वो हर ज़रूरत आप पूरी कर सकते हैं जब आप अपने आप को पहचानेंगी, अपनी काबिलियत को बाहर लेकर आएंगी। इसी तरीके से उन्होंने गृह उद्योग का काम किया और साथ में अपनी रोज़गार कमाने लगे। उसके बाद एक एक कहते हैं ना, एक सीढ़ी चढ़ा, फिर दूसरी जहाँ पर हम लोगों ने चढ़ने के लिए शुरुआत की, कई लोग हमारे साथ जुड़ गए, और जुड़ते जुड़ते हम लोगों ने क्या करा, अवेयरनेस कैंप किया, क्योंकि कई चीज़ें अवेयरनेस की जैसे आपने बात की, कितनी ज़्यादा ये अहम कानून है हमारे देश में ख्वातीन के लिए। आपको लगता है कि इसके ऊपर और ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, या जो हमारे मुल्क की ख्वातीन हैं जब इन तमाम कवानीन के बारे में और अपने अधिकारों के बारे में वो जानेंगी तो हम और ज़्यादा उनको तरक्की और मजबूती दे पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कहूँगी कि देखिए, लीगल एड्स में लॉ तो हमारी बनती है, इम्प्लीमेंट हम कैसे करेंगे जब तक अवेयर ही नहीं होंगे।
जब तक हम अवेयरनेस नहीं पहुंचाएंगे उन तबके पे जहां पर लोग जागरूक हों, जागरूक करने के लिए ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमने छोटे छोटे कैंप्स करे, जहां अवेयरनेस कैंप महिलाओं को स्वास्थ्य से लेकर लीगल एड्स पे, एजुकेशन पे, और आज उन्हें हमें इतने रोज़गार दे दिए जहां पर उस रोज़गार के लिए भी उन्हें एजुकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रेनिंग सेशंस होती हैं। उस ट्रेनिंग को पाने के लिए उनको उतना अवेयरनेस देने के बाद वो ट्रेनिंग 15 दिन की ट्रेनिंग करते हैं। और ऐसे कई फील्ड में हम लोगों ने उनको अवेयरनेस दिए, जहां आज उन अवेयरनेस के थ्रू उस फील्ड पे वो लोग एजुकेट हो गए हैं, जो कि आज हमारी जितनी कानूनी दौर पे, अगर जो कहते हैं ना कानून को हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, अगर जागरूक होते हैं तभी हम इम्प्लीमेंट करते हैं। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। जानकारी होगी तभी हम उसका फायदा हासिल कर पाएंगे। कनिका जी, एक तरफ हम लाते हैं 1950 में हमारा संविधान लागू होता है और हम लोग एक जमहूरियत बनते हैं, एक मजबूत जमहूरियत का क़याम होता है, और दूसरे तरफ थोड़े ही दिनों के बाद, मतलब कुछ सालों के बाद में हम लाते हैं हिंदू मैरिज एक्ट, जहां पर हम ये कोशिश करते हैं कि अब बचपन की शादी जो है वो ना हो, और उसके 1 साल के बाद ही हम जायदाद में हक देने की भी बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई हमारे देश में आज़ादी से ही इस बात को ऊपर विचार किया गया कि नहीं, ख्वातीन को मजबूत करते रहना हमारी मुसलसल जिम्मेदारी है, प्रॉपर्टी के अंदर भी उनका राइट होना चाहिए, और एक जो शादी की उम्र है जब वो हम तय करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा मजबूत बना पाएंगे, उनका ज़्यादा पार्टिसिपेशन मुल्क की तामीर में हम बढ़ा पाएंगे। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल काबिल तारीफ़ बात भी है कि जब से भारत आज़ाद हुआ है तभी से उसी दौरान से काफ़ी सारे लोगों ने ये एक्टिविस्ट जैसे जितने भी लोग थे वो सारे वुमेन के राइट्स के बारे में बात करते रहे हैं। उन्हीं लोगों की वजह से शायद चाइल्ड मैरिज अबॉलिश हुई है, शायद उन्हीं लोगों की वजह से जो सती प्रथा है वो ख़त्म हुई है, जो कि बहुत काबिल तारीफ़ बात है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि तभी से आज़ादी के टाइम से ही जो वुमेन है उसको ज़रूर एक सेंटर रखा गया है कि हमें वुमेन के बारे में भी सोचना है, ये सच बात है। दूसरा, अगर मैं जैसे आप कहते हो कि प्रॉपर्टी राइट्स हैं इनमें, या हिंदू मैरिज एक्ट आया, तो बिल्कुल जिस तरह से जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे देश के लोग हैं, वो जिस तरह से लॉज बना रहे हैं उससे पता चलता है कि विमेन के बारे में सब लोग सोच रहे हैं और सोचा जाना चाहिए भी। अभी 2005 में एक एक्ट आया, नया लॉ आया जिसमें ये कहा गया कि वुमेन को इक्वल राइट मिलेगा प्रॉपर्टी में। अगर वो डॉटर है तो उसको इक्वल राइट दिया जाना चाहिए। तो जैसे कि एक बेटे को हिंदू इक्वल राइट सक्सेशन है, एक्ट के अंदर ही जब हमने 2005 में अमेंडमेंट किया, क्योंकि वो 1956 में आता है हिंदू सक्सेशन एक्ट, और उसके बाद 2005 में हम कहते हैं कि सिर्फ बहू को ही नहीं, जो बेटी है घर के अंदर उसको भी बेटे के बराबर ही हक मिलेगा। ये भी देखा जाए तो एक इनकलाबी कानून था, इसने बहुत ज़्यादा असर डाला है समाज के ऊपर। हमारे संविधान ने हमारी ज़िंदगी के हर हिस्से पर अपनी एक छाप छोड़ी है। और जब हम बात करते हैं ग्रामीण महिलाओं की, जहाँ सफीना जी काफ़ी काम करती हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे कानून ऐसे होते हैं जिनको जानना और समझना बहुत ज़रूरी होता है कि पैदाइश से पहले जहाँ भ्रूण हत्या की बात करते हैं, जब ये कानून आता है कि नहीं, एक हमने उसको जुर्म बना दिया कि आप डिटरमाइन नहीं करेंगे, उसको आप जांच नहीं करा सकते कि महिला की कोख में बेटा है या बेटी, तो इस कानून ने फीमेल फिटिसाइड की जहाँ हम बात करते हैं, कितना कारगर साबित हुआ यह कानून जो हम कोख में हत्या को हम रोक पाए। हम लोग ऐसे रोक पाए। अवेयरनेस अगेन मैं कहूँगी, जागरूक करना महिलाओं को ही नहीं, पूरी सोसाइटी को। रूरल में क्या होता है, आप अवेयर करने गए तो वहाँ पे ग्राम पंचायत होते हैं, उनके अपने नॉर्म्स होते हैं, अपने रूल्स होते हैं। उस तरीके से उस जगह पे कई ऐसे NGOs जाते हैं, अवेयरनेस देते हैं, सोसाइटी को वेलफेयर प्रोग्राम्स करते हैं और बताते हैं विच इज़ जो कानूनी गलत चीज़ों को अपनाओगे तो लीगली तो आप बाउंड हो जाओगे, लेकिन आप कई ऐसे गांव में सोचते हैं कि लॉज कोई मायने ही नहीं रखते हैं, उन्हें वही करना होता है क्योंकि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, उनके पास वो इंफॉर्मेशन ही नहीं है लॉ को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो उस जगह पे जाकर हम लोग, और वहीं पर सिविल हॉस्पिटल्स या हॉस्पिटल्स के कई डॉक्टर्स हमें अवेयरनेस करने देते हैं, जहाँ पर महिला अपने चेकअप कराने आते हैं, तब हमें उन्हें जागरूक करते हैं, तब जाके वो लोग उस लॉ से वाकिफ होते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपने लाइफ पे। एक वकील के तौर पर क्या कुछ आपने देखा, किस तरह के केसेस सामने आते हैं, क्योंकि भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गाँव में रहता है, जब आप वहां जाते हैं तो एक वकील के तौर पर किस तरह के लीगल इश्यूज सामने आते हैं महिलाओं के? लीगल इश्यूज जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, बहुत सारे ऐसे आते हैं, और बाल विवाह है, ये सारे मुद्दे बहुत
आते हैं। कई गाँवों में ऐसी प्रथा आज भी चल रही है कि बाल विवाह इज़ मस्ट। हम बेशक आज़ादी के इतने दिन हमने देख लिए हैं, लेकिन फिर भी आज भी कई जगहों पे अवेयरनेस अभी भी कम है, नॉलेज कम है। उस जगह पे हम लोग जा रहे हैं और अवेयर कर रहे हैं, बाल विवाह प्रथा को रोक रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस को। खैर डोमेस्टिक वायलेंस किस तरह से रोकते हैं आप जब जाते हैं और बाल विवाह का आपको कहीं पता लगता है इस देश में जो हर तरह से मना है, गैर कानूनी है, किस तरह से रोकते हैं? लीगल हेल्प हम लोग पुलिस की मदद लेते हैं और जो लीगल ग्राउंड्स है उस धाराओं को यूज़ करते हैं उस वक्त, क्योंकि यहाँ पर हमें हमारे लीगल एड्स की ज़रूरत होती है। तो जो लॉ बन चुका है उसे इम्प्लीमेंट करना ही सही होता है, क्योंकि अवेयरनेस ही काफ़ी नहीं होगी, क्योंकि अवेयरनेस के बाद हमें इम्प्लीमेंट भी करना है। इम्प्लीमेंट भी ज़रूरी है उसका, वेरी मच। और इम्प्लीमेंट के लिए अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा अहम एक दर्जा रखती है। जहां हम बात करते हैं ख़वातीन को उनके हुकूक देने की, उस वक्त में भी जब आज़ादी के बाद संविधान हमारा बना, उस वक्त में भी दुनिया के जितने भी मुल्क थे वहाँ पर ये कोशिश की जा रही थी कि पब्लिक प्लेसेस पर कहीं भी ख़वातीन के साथ जो है वो गैर बराबरी ना हो, उनको बराबर का हक़ मिले। लेकिन उसके बाद हमारे देश में ये कोशिश चल रही थी कि ना सिर्फ पब्लिक प्लेसेस पर, घर के अंदर भी उस महिला के साथ किसी तरह की कोई ज़्यादती ना हो। और उसी ज़िम्न में आगे चल कर के आते हैं जहां हम दहेज के ख़िलाफ़ कानून लेकर के आते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के ख़िलाफ़ कानून लेकर के आते हैं। मैं चाहूँगा कनिका जी उस पर भी रोशनी डालें कि ये कानून कितने अहम साबित हुए कि घर की चार दीवारी के अंदर ख़वातीन के ऊपर किसी तरह की कोई ज़्यादती ना हो। जी, ये कानून बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, दहेज प्रथा जो डॉरी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी सुसाइड केसेस हमें देखने को मिले। लड़कियां सुसाइड कर लेती थी दहेज की मांग की वजह से। जो लड़की है उसके फादर पे कितना बर्डन आता था कि दहेज की मांग की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जब देखी गई, जब केसेस रिपोर्ट हुए, तो पता चला कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। इसीलिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया, साथ में आया 498A ऑफ IPC। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो जो घरेलू हिंसा है उसके लिए है, और जो 498 है वो किसी भी तरह की अगर लड़की पे क्रूअलिटी होती है, दहेज की मांग होती है हस्बैंड से या हस्बैंड के रिलेटिव से, तो उस केस में जो वुमेन है वो 498 में अपनी कंप्लेन कर सकती है, पुलिस स्टेशन में FIR कटवा सकती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस केस के लिए उनको डायरेक्टली कोर्ट में आना पड़ेगा, डायरेक्टली कोर्ट में वो अपनी पिटिशन फाइल कर सकती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस केस के अंदर ही वो मेंटेनेंस भी मांग सकती हैं, वो अपना स्त्रीधन मांग सकती हैं, वो इंजंक्शन मांग सकती है कि मुझे मारा पीटा ना जाए, मुझे कोई हाथ ना लगाया जाए। तो जो कोर्ट है वो प्रोटेक्शन भी देता है, साथ में पुलिस ऑफिसर्स की प्रोटेक्शन जो है वो लड़की को मिलती है। तो इस तरह के जितने भी कानून हैं वो सब एग्जिस्टेंस में है, आ चुके हैं। जी, ये तमाम कानून ऐसे हैं जिनके अंदर ये बात यकीनी बनाई गई कि कहीं भी किसी के साथ, ख़ास तौर से महिलाओं के साथ कोई ज़्यादती ना हो। लेकिन दूसरी तरफ देश तरक्की हमारा करता रहा और उसके अंदर ख़वातीन भी अपनी भागीदारी पूरी करती रहीं, और ये ज़रूरत महसूस की गई। यहाँ सफ़ीना जी से मैं चाहूँगा कि आपका पार्टिसिपेशन यहाँ ज़रूर चाहूँगा कि जहाँ भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी ख़वातीन काम करती हैं, हुकूमत ने इस बात को भी यकीनी बनाने की कोशिश की कि सबको बराबर का हक़ मिलना चाहिए, बराबर की मजदूरी मिलनी चाहिए। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट आया 1976 में। आखिर ये कानून कितना अहम साबित हुआ ख़वातीन के लिए 1976 का ये कानून, कि जहां हमने इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की कि काम करने की जो मजदूरी होती है वो सबको बराबर मिलनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन आज मैं ये कहूँगी, जैसे आप बिल पास हुआ और उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ कई फील्ड में नहीं भी हुआ, आज भी वहाँ पर कमी है। मैं ये कहूँगी इम्प्लीमेंट करने के लिए वहाँ आज भी जागृति नहीं है, मतलब आज भी वहाँ पे लोग अवेयर नहीं हैं। और रही बात बराबरी का, तो मैं कहूँगी कि बराबरी आज भी पूरी नहीं है। तो उस चीज़ के लिए हमें आगे बढ़ना है और बराबरी के तत्व पे हमें कई ऐसे फील्ड पे नॉक करने की ज़रूरत पड़ गई है कि आज भी महिलाओं को वो बराबरी का जगह नहीं मिला है, नहीं मिला। उसके लिए क्या करना होगा, किस तरह से काम किया जाए? उसके लिए महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो महिला सोचते कि नहीं मेरा घर ही सब कुछ है और मैं वहीं बैठ गई, नहीं। आज हम लोगों ने जितने अवेयरनेस किए थे, जहां आज जागरूक होकर महिला घर से बाहर भी निकल के काम कर रही है, उनके परिवार भी उनको पूरा प्रोत्साहित करके उन्हें कह रहे हैं कि ठीक है आप लोग जाके काम करिए। और ऐसे मेरी कहीं रूरल एरिया में, विलेजेस में जितनी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, करीब 30,000 से भी ज़्यादा है।
और उन महिलाओं का ये आत्मा बल जो कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस जो बढ़ा है, उसी तहत पे मैं सोचती हूँ कि कल आने वाला कल जो हमारा है 50-50% पे। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले रहेगा 50-50% पर रहेगा। और इस आने वाले कल की जब हम बात करते हैं तो आने वाले कल का जो मुस्तकबिल होता है, उस मुस्तकबिल का दारोमदार बच्चों पर होता है और इन बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी, इनको दुनिया में लाने का एक ज़िम्मा ख्वातीन का है। और उस हालत में भी हमारे मुल्क में कोशिश की गई कि वहाँ पर ख्वातीन को एक मैटरनिटी बेनिफिट मिलना चाहिए। ये भी एक कानून आया जिसके तहत हमारे मुल्क में 26 हफ्तों की लीव का एक प्रावधान है। 26 हफ्तों के उसको छुट्टी मिल सकती है। मैं चाहूँगा इस पर कनिका जी रोशनी डालें कि आखिर ये कितना अहम कानून है उन ख्वातीन के लिए जिनको ये लगता था कि अगर हम इस हालत में होंगे तो हमें तनख्वाह नहीं मिलेगी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ना हो कि हमें निकाल दे। जी, तो जनरली क्या हुआ कि ऐसे केसेस देखे जाने लगे जिसमें जितनी भी वर्किंग जो लड़कियां थी, वर्किंग जो वुमेन थी, वो आके बोलती थी कि हमें बिना किसी रीज़न से टर्मिनेट कर दिया जस्ट बिकॉज क्योंकि जस्ट बिकॉज मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ये इस तरह से केसेस आने सामने स्टार्ट हुए, बहुत सारे केसेस फाइल हुए, बहुत सारी रिट्स फाइल हुई, तो जिससे कि अल्टीमेटली एक लॉ बना, मैटरनिटी बेनिफिट्स दिए गए लड़कियों को, जिसमें 26 हफ्ते की छुट्टी आप ले सकते हैं अगर आप प्रेग्नेंट हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आप छुट्टी ले सकते हैं, प्रेगनेंसी के बाद भी आप छुट्टी ले सकते हैं। तो ये जो लीव का जो बेनिफिट है वो लड़कियों को दिया गया। और इस दौरान ये स्पेसिफिकली बोला गया कि अगर इस दौरान कोई भी कंपनी आपको टर्मिनेट कर देती है तो आप उस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं, आप कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं, आप उस दौरान की सैलरी भी क्लेम कर सकते हैं और आप ये भी क्लेम कर सकते हैं कि आपको वापस रखा जाए जॉब पे, क्योंकि जो टर्मिनेशन है वो इलीगल माना जाएगा। तो ये बहुत ही अहम लॉ आया जिससे लड़कियों को काफ़ी इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिली और साथ में ऑब्वियसली आर्टिकल 14 जैसा हमारा कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो भी हमें मिली। वो भी हमें मिली। यानी जहां हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं और उसके बाद के तमाम सिलसिले हैं जहां पर हमने हर फील्ड में, हर शोबे में, हर मैदान में ये कोशिश की है कि कहीं पर भी उनके साथ किसी भी तरह की गैर बराबरी और उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। अब एक फील्ड और थी जिसके ऊपर हमें बातचीत करनी ज़रूरी मैं समझता हूँ कि हमने पंचायत राज व्यवस्था कायम की और उन पंचायतों के अंदर आगे चलकर हमने ये भी कोशिश की, 92 में हम आते हैं, 93 में हम आते हैं, कि उन पंचायतों के अंदर जो सरपंच हो उसकी जिम्मेदारी भी ख्वातीन निभाएं। सफीना जी ग्रामीण एरिया में काम करती हैं, गाँवों में जहाँ पर महिला सरपंच हैं, क्या वहाँ पर आपको लगता है कि जो ख्वातीन के इश्यूज़ हैं वो बाकायदगी से उठते हैं, उनके ऊपर काम होता है और उनको हल करने की कोशिश की जाती है? बिल्कुल। अब जो शुरुआत है, पहले उनके हस्बैंड काम किया करते थे उनके बिहाफ में, अब वो खुद करती हैं और जिस तरीके से वो करती है क्योंकि उन्होंने उन पे आप बीती है, जो चीज़ें उनको कमी वो अपनी पूरी नहीं कर पाई हैं, वो आज दूसरों की मसलों को हल करके वो उस चीज़ को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभा रही हैं। कितना फ़ायदा हुआ पंचायतों में महिला सरपंच आने से, महिलाओं की नुमाइंदगी से? जहां हम एडमिनिस्ट्रेशन में बात करते हैं ख्वातीन को लाने की, आपको किस किस दर्जे पर, किस किस मरहले में फ़ायदा नज़र आता है? मैं रूरल में इसलिए बात करूंगी क्योंकि महिला अपने घर से तभी बाहर निकलती है, कोई आगे अगर डॉक्टर के पास भी जाना होता है तो वो देखते हैं कि कोई महिला डॉक्टर हो, और इसी तरीके से अपने बारे में या अपनी तकलीफ़ों के बारे में वो किसी महिला से ही शेयर कर सकती है। तो सरपंच का जो ये डिसीजन गवर्नमेंट का रहा है तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ है हम जैसी महिलाओं को जो रूरल में रहती हैं। उन महिलाओं को एक आत्मविश्वास जगा है कि वो अपनी बात किसी से कह सकेंगी, एक सखी की तरह कोई सुन सकेगा उनकी बात को, एक सखी की तरह उनकी कोई बात सुन सकेगा। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जहाँ जिस महकमे में वो जाएँ वहाँ पर कुछ ख्वातीन अपने तनासुब के, अपनी आबादी के एतबार से वहाँ ज़रूर होनी चाहिए ताकि वो अपनी बात, अपनी दिल की बात उनसे कह सकें। और ऐसे ही मामलात में जब वो जाती हैं अदालतों में तो कहीं ना कहीं वहाँ पर ख्वातीन वकील जो होती हैं वो उनकी बात को समझती हैं, उनके दर्द को भी समझती हैं। कनिका जी, हमारी अदालतों ने ख्वातीन के ताल्लुक़ से जितने भी कवानीन हैं और आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 की भी बात करते हैं, 21 की भी हम बात करते हैं, 15(3) की भी बात करते हैं, किस तरह से हमारी अदालतों ने इंटरप्रिटेशन की, किस तरह से हमारी अदालतों ने इस बात को क्लियर किया पूरे देश के लिए कि ख्वातीन के लिए किस तरह से ये कानून असरदार साबित हो? जी देखिए,
टाइम से जब से ये लॉज आए हैं, टाइम टू टाइम हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रेसिडेंट्स जो है वो वुमेन के फेवर में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे ऐसे प्रेसिडेंट्स दिए हैं जो वुमेन के फेवर में लॉज गए हैं। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि जो लड़की है वो अपनी मेंटेनेंस, उसको ज़रूरत है, अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ वो पूरी नहीं कर पाती। जैसे हम रूरल एरियाज़ में अगर जाएँ तो वहाँ हमें दिखता है कि लड़की अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ भी पूरी नहीं कर पाती। पहले वो फादर के लिए फादर पे डिपेंडेंट होती है, उसके बाद वो शादी के बाद हस्बैंड पे डिपेंडेंट होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस का जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें बहुत सारे प्रेसिडेंट्स पास किए और ये बोला गया कि चाहे लड़की वर्किंग हो या वो नॉन वर्किंग हो, मेंटेनेंस उसका राइट है, तो मेंटेनेंस उसको दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये इंश्योर किया कि बेसिक नेसेसिटीज़ हर लड़की को मिलेंगी, चाहे वो कैसे भी मिले। तो इस तरह के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं वो आ रहे हैं। दूसरा, जैसे मैंने अभी बात की अडल्ट्री के बारे में, तो अडल्ट्री को हटाया गया आईपीसी से, तो ये भी एक वुमेन के लिए मतलब ये भी एक लॉज है जिस पे सुप्रीम कोर्ट बार बार प्रेसिडेंट्स पास कर जाते हैं। और इसके अलावा जैसे आपने अभी फीमेल उसकी बात की कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो बहुत गलत एक सिस्टम चल गया है हमारी सोसाइटी में कि सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है कि लड़का है या लड़की है। तो उस पर भी लॉज आए, उस पर भी नए लॉज बने अभी रिसेंटली, और ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते। आप ये नहीं सिर्फ जो जितने भी टेस्ट होंगे प्रेगनेंसी से पहले, वो टेस्ट सिर्फ इसलिए किए जाएंगे कि ये पता चल जाए कि एबनॉर्मलिटी है या नहीं है, एबनॉर्मलिटी ना हो, उसके अंदर कोई उस बच्चे में कोई कमी ना हो, ताकि उसकी जो ज़िंदगी है उसके ऊपर उसका असर ना पड़े। लेकिन आजकल एक मुद्दा बहुत अहम हो जाता है जहाँ ख़वातीन की हम बात करते हैं तहफ़्फ़ुज़ की, तो आजकल जो एक नया ट्रेंड बना बहुत तेज़ी से हमारे समाज में वो दाखिल होता चला गया, और वहाँ पर फिर उसके बाद में बहुत सारे केसेस इस तरह के आए जहाँ लड़कियों के साथ ज़्यादती सामने आई, और वो है लिव इन रिलेशनशिप। मैं चाहूँगा कनिका जी इस पर भी रोशनी डालें कि अगर लिव इन में किसी के साथ कहीं कोई ज़्यादती होती है तो उसके लिए क्या कुछ प्रावधान है, नए कानून जो हमारे अब बहुत जल्दी सामने आने वाले हैं उनके तहत उसको कितनी कुछ सेफ्टी दी गई है? जी, तो जैसे कि लिव इन की अगर हम बात करें तो लिव इन में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज भी थे, बट अब जो नए लॉज आए हैं उसमें लिव इन को एक रिकॉग्निशन दे दिया गया है। अब जहाँ पे लिव इन, अगर आप जो कपल हैं वो लिव इन में रहते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर उनको बहुत ज़्यादा रीजनेबल टाइम पीरियड हो गया है साथ रहते हुए, फॉर एग्जांपल 7 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं, तो उस केस में लड़की जो लिव इन पार्टनर है उसके पास वो सारे राइट्स हैं जो एक लीगली मैरिड वाइफ के पास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट टू मेंटेनेंस, राइट टू स्त्री धन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर लिव इन रिलेशनशिप में एक बच्चा पैदा हो जाता है कपल के बीच में, तो वो बच्चा लेजिटिमेट कहलाएगा। उस बच्चे के पास वो सारे राइट्स होंगे जो एक लेजिटिमेट बच्चे के पास होते हैं। फॉर एग्जांपल राइट टू प्रॉपर्टी इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जो राइट है वो भी राइट उस बच्चे के पास होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो यूसीसी अभी आया है उसमें कहा गया है कि लिव इन रिलेशनशिप जो है वो रजिस्टर्ड होने ज़रूरी है। तो ये रजिस्ट्रेशन का एक नया प्रोसेस आया है यूसीसी के अंडर, बट ये वहीं एप्लीकेबल है जहाँ यूसीसी है, अदर स्टेट्स में ये एप्लीकेबल अभी नहीं है। बट अगर आप लिव इन में भी रह रहे हैं तो मैं बताना चाहती हूँ कि लड़कियों के पास तब भी बहुत सारे राइट्स हैं। तो लड़की किसी भी तरह से अपने आप को विक्टिम ना समझे, और अगर वो विक्टिम है तो वो आके उठ के आवाज़ उठाए, क्योंकि सारे वही राइट्स उसके पास अवेलेबल हैं जो एक लीगली वेडेड वाइफ के पास होते हैं। एक लीगली जो मैरिड वाइफ है उसके ही बराबर के हुकूक उन ख्वातीन को भी देने की अब पूरा प्रावधान कर दिए गए हैं जो लिव इन में रह रही हैं। यहाँ पर अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे यहाँ मौजूद स्टूडेंट्स के सवाल होंगे और हमारे एक्सपर्ट्स के जवाब। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है इस खास पेशकश में जो आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर पेश की जा रही है। ख़वातीन से मुताल्लिक़ तमाम पहलुओं पर बातचीत करने की आज हमने कोशिश की, और अब वक्त है सवाल और जवाब का, जहां हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिनके सवालों को आज हम इस पेशकश में शामिल करेंगे। किसका सवाल है और क्या पूछना चाहते हैं? मेरा नाम पूजा है, मैं शफीना मैम से सवाल करना चाहती हूँ। मैम, आप ग्रामीण स्त्री पर काम कर रही हैं और वुमेन एम्पावरमेंट की बात आपने की, तो मेरा ऐसा मानना है कि वुमेन एम्पावरमेंट का जो एक आधार है वो स्त्री शिक्षा है। तो गाँव में अगर देखें तो 8वीं तक स्कूल होते हैं लड़कियों के, क्योंकि मैं अपने अनुभव बता रही हूँ, मैं भी गाँव से ही बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ लड़कियाँ 8वीं तक पढ़ती हैं सिर्फ, उसके बाद उनका शादी ब्याह होता है उनका। तो मुझे लगता है कि उनकी पढ़ाई के लिए क्या काम होने चाहिए?
पढ़ाई के लिए एक बड़ा मसला है। 2009 में आता है राइट टू एजुकेशन, और उसके बावजूद आज भी ये सवाल अपनी जगह है। जी सफ़ीना मैडम। राइट टू एजुकेशन, बहुत अच्छा मुद्दा आपने पूछा है मुझसे, और बहुत अच्छा सवाल मैं कहूँगी। बिल्कुल, जिस तरीके से हम लोग रूरल में एजुकेशन की भी बात करते हैं अवेयरनेस कैंप्स में, ऐसे हम वक्त निकालते हैं। कई ऐसे स्कूल्स हैं वहाँ पे, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जहाँ पे हम महिलाओं को भी बुलाते हैं जब उन्हें वक्त मिलता है, और उस वक्त हम 50 महिलाओं को इकट्ठा करके, अभी तो हमने अक्षरों से शुरुआत भी कर दी, जहाँ आज वो महिला अपने बैंक बुक में साइन कर रही हैं, अपना नाम साइन कर रही हैं। तो इस तरीके से हम उन्हें एजुकेशन भी देने लगे। हम ये नहीं कह रहे कि हमें उन्हें ग्रेजुएट ही बना देंगे एकदम ही जल्द, लेकिन वो जो अंदर से उनकी जो इच्छा जागी है पढ़ाई के प्रति, एजुकेशन के प्रति, वो हमने जगा दिया है। अब आगे उनके परिवार वाले भी उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे कई महिलाएं हैं हमारे यहाँ पर जिन्होंने एजुकेशन के तहत पे अपने एग्ज़ाम्स देकर पास करके आज उनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, खुद चला रही हैं, बैंकिंग वो खुद देख रही हैं, उन्होंने अकाउंट खोला है, उनके पास स्कैन कार्ड है। ऐसे कई महिलाओं को हमने एडुकेट भी किया है। और इस तरीके से ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं जो पहल कर रही हैं एजुकेशन से भी। इस सिर्फ बच्चों के लिए एजुकेशन अवेयरनेस या वेलफेयर नहीं करते हैं, महिलाओं के लिए भी साथ के साथ हम कर रहे हैं। और मैं ये कहूँगी कि महिलाओं को इतना प्रोत्साहित हमने कर दिया है कि आगे वो खुद ही बढ़ना चाहती हैं। इतने सारे बिल्स पास हुए हैं, इतने सारे योजनाएं आ गई हैं, आज सरकार ने बहुत सारी योजनाएं हमें दी हैं, वो अवेयरनेस हमने पहुँचाया है, जिससे कि आज अब महिला अपने आप को शक्तिशाली समझने लग गई है। और उस शक्तिशाली बनाने के लिए जो हमारे देश के कानून हैं, उन्होंने हमेशा एक अहम रोल प्ले किया है। जब 2009 में राइट टू एजुकेशन आता है तो शायद किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि अब एजुकेशन जो है वो सबके लिए लाजमी हो जाएगी, और जब इसको हमने लाजमी बना दिया तो कहीं ना कहीं हम सब की ये जिम्मेदारी भी है कि मुल्क के हर बच्चे को तालीम याफ्ता बनाएं ताकि वो मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करे। आप सबकी भी ये जिम्मेदारी है कि इस कानून के तहत मुल्क के हर बच्चे को ग्रामीण क्षेत्रों में भी जा कर के आप ये बताएं कि अब सबके लिए एजुकेशन जो है वो फ्री एजुकेशन लाजमी हो गई है। आप लोग तालीम हासिल करें, और ख़ासतौर से ख़वातीन जिनका पढ़ाना सिर्फ एक महिला को पढ़ाने के बराबर नहीं होता, वो एक कुनबे को पढ़ाती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो मैम आप स्पेसिफिक, आप अभी इस क्वेश्चन था रिलेटेड के स्त्री शिक्षा की बात हुई, लेकिन आप एक स्पेसिफिक बात करते हो, आप महिलाओं को, गरीब महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार कैसे उपलब्ध कराती हैं, और साथ में आप वुमेन एम्पावरमेंट को किस तरह से देखती है, जो महिला अभी भी वो महिला सशक्तिकरण का अर्थ भी नहीं जानती हैं, उनके लिए आप क्या उन्हें बताती है, कैसे अवेयर करती हैं। और रोजगार के मामले में भी, क्योंकि सिर्फ किसानी रोजगार से जुड़ने से ज़्यादा बेहतर मैं मानता हूँ कि आप स्पेसिफिक काम कर रहे हो, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार से जुड़े, इतने सारे कानून हैं इस देश के अंदर, उसके बारे में उनको अवेयर करना, और ख़ास तौर से जब हम उनके स्वरोजगार की बात करते हैं कि वो कुछ ना कुछ अपना काम करें, किस तरह से उनको एक मैसेज देना चाहेंगी मुल्क की ख़वातीन को कि कैसे आगे बढ़ें? नोमान जी, आज का जो प्लेटफॉर्म है, मैं ये कहूँगी आज़ादी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी भी आ गई है। आज गाँव में फ़ोन्स यूज़ किया जाता है। आज एजुकेशन के लिए आपको कहीं कॉलेज या स्कूल में नहीं जाना है। वहाँ पर आजकल मैंने महिलाओं को देखा है, अगर उन्हें किसी चीज़ की जानकारी, यहाँ तक अगर अपने बच्चों को पढ़ाना भी है ना, तो वो सिर्फ मुंह से बोलती हैं और कई चीज़ें उसमें आ जाती हैं, और बच्चों को पढ़ा रही है एज अ टीचर। स्मार्टफोन जो है वो भी एक और न्यू टेक्नोलॉजी, हमारी डिजिटल इंडिया एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। सही तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाए तो मैंने ऐसे महिलाओं को देखा जिन्हें केक बनाना नहीं आता, केक बनाने के लिए उन्हें अवन की ज़रूरत नहीं है, आज वो चूल्हे पे केक बना रही है सिर्फ एक स्मार्टफोन के जरिए। शी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी एजुकेटेड देयर। एजुकेशन ज़रूरत है। आज स्मार्टफोन यूज़ करिए, स्कैन कोड यूज़ करिए, उनको उतनी एजुकेशन दे रहे हैं जिस तरीके से वो उन चीज़ों को ऑपरेट कर सके हैं। बहुत खूब। यानी जो डिजिटल इंडिया है और ये देश जिस तरह से तरक्की कर रहा है, उसके अंदर बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे रास्ते हैं तरक्की के लिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। हेलो, मेरा नाम संजना है। मेरा क्वेश्चन कनिका मैम के लिए है। मैम, जो हमने जो लॉ बने हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, बेसिकली उनका मेन रीज़न तो ये है ना कि जो मेल पॉपुलेशन है वो वुमेन्स को राइट नहीं देते। तो जो हम अवेयरनेस करते हैं वो वुमेन की जगह मेन का करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि उनको राइट्स देने चाहिए, क्यों ना देने पे उनके साथ क्या हो सकता है। बड़ा अहम सवाल है जी। कनिका जी, बहुत ही अच्छा सवाल मुझे लगा ये, दैट सिर्फ वुमेन को ही एजुकेट करना ज़रूरी नहीं है।
साथ ही में मेन जितने भी हमारे हैं उनको भी एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, उनको भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने खुद भी ये देखा है कि आजकल लड़कों को भी ये नहीं पता कि लड़कियों के क्या राइट्स हैं, तो वो जाने अनजाने उनको वायलेट कर देते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ पॉश एक्ट की, सेक्सुअल हारेसमेंट एट वर्क प्लेस की अगर मैं बात करूं, तो लड़कों को ये भी नहीं पता कि क्या गेस्चर से लड़की को अच्छा नहीं लग सकता, व्हाट इज़ गुड टच, व्हाट इज़ बैड टच, लड़कों को ये नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि क्या ऐसे हम बात करें, किस तरह से बात करें कि लड़की को इनडिसेंट ना लगे, वो डिसेंट लगे, तो ये सब लड़कों को भी नहीं पता। तो इसीलिए पॉश एक्ट के अंदर काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स भी अब दी जा रही हैं वर्क प्लेसेस के अंदर। तो ये बिल्कुल सही बात है कि साथ में लड़कियों को तो हम एजुकेट कर ही रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं, बट येस लड़कों को भी अवेयर करना, एजुकेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि लड़कियों की ये जो क्राइम रेट्स हैं वो कम हो, लड़कों को भी पता चले कि लड़कियों के क्या राइट्स हैं। और क्राइम रेट को कंट्रोल करने के लिए, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए, जैसे कि आपने सवाल किया, कनिका जी भी इससे मुत्तफ़िक़ हैं कि हमें दोनों ही तबकों को अवेयर करना पड़ेगा, बेदार करना पड़ेगा। और इसी के तहत ये आज कोशिश है कि हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर इस प्रोग्राम के ज़रिए आप भी जान सकें कि हमारे मुल्क में ख़वातीन के लिए क्या कुछ क़वानीन हैं, ज़रूरत है उनको जानने और समझने की। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नमस्ते मैम, मेरा नाम प्रहलाद है। मेरा मैम सबीना मैम से है कि मैम अभी आपने बताया कि एजुकेशन के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ महिला जैसे कि जंगल में रह रही हैं या बाहर रह रही हैं, उनको पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन उनके साथ ही जो अदर महिलाएं या जो लड़कियां हैं वो असमानता का जो भाव दिखाई देता है, तो उनके लिए क्या मतलब हल निकाला जा सकता है? मैं ये कहूँगी कि कई ऐसे आपने सही सवाल किया है, क्योंकि कई ऐसे रूरल एरियाज़ हैं जो जंगल और मतलब ट्राइबल्स है, रिमोट एरियाज़ है, वहाँ तक नहीं पहुँचते। लेकिन मैं आज आपको ये बताना चाहूँगी कि जितनी संस्थाएं ऐसी काम कर रही हैं, तो कई ऐसे तबके पे भी जाकर काम कर रही हैं, अवेयरनेस जा रही है। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जहाँ पर रोड नहीं है, जहाँ पे बस नहीं है, फिर भी वो संस्थाएं वहाँ तक पहुँच रही है, इतने जागरूक करने की कोशिश कर रही है कि उस जगह तक जाकर वहाँ के महिलाएं नहीं पढ़ पाई है, लेकिन उनके बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, उनके बच्चों के एजुकेशन के थ्रू वो महिलाएं जान पा रही हैं कि आ क्या है, ए क्या है। ऐसे भी हमने देखा। अवेयरनेस जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह से ये तमाम जो मसले हैं वो हल होते चले जाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। मैम मेरा दूसरा सवाल है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमेशा जो बात होती है मैम, ग्रामीण परिवेश में बात होती है, एक मुख्य धारा की बात की जाती है, जैसे आदिवासी हैं और या बिल्कुल जो रिमोट एरिया है उनमें जो दूर दराज के इलाके, पातालकोट, उस इलाके में आदिवासी महिलाओं पे जो बिल्कुल एजुकेशन का अर्थ ही नहीं जानती कि एजुकेशन ही क्या होता है, तो उनके लिए बात क्यों नहीं की जाती है? अक्सर बात की जाती है मुख्य धारा में, एक बड़ी व्यापकता में बात की जाती है। तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि ज़्यादातर बात की जाती है मुख्य धाराओं पे बात की जाती है, कम्युनिटीज़ की बात, मार्जिनल कम्युनिटी पे उतनी बात होती है, अगर होती भी है तो एक बहुत कम मतलब एक दो बार होती है, उसके बाद कभी होती नहीं है। तो इस पे मैं चाहता हूँ सबसे पहले कम्युनिटीज को किस तरह से आप अपलिफ्ट कर रहे हैं, जो लोग जो एस्पिरेशनल है मैम, उनके लिए पहले बात की जानी चाहिए। आपका जो सवाल है उसे मैं इस तरीके से उसको आंसर करूँगी। जब मैंने बोला कि अवेयरनेस जो संस्थाएं कर रही हैं, कई एनजीओज ऐसे फील्ड्स में काम कर रही हैं, तो ट्राइबल्स पे भी काम कर रही हैं, ऐसे एरियाज़ में जा रही हैं और अवेयरनेस दे रही हैं जहाँ पे वो लोग आज जीने के उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हाँ, वहाँ पर भी कई ऐसी चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिली है जहाँ लाइट्स नहीं थी, जहाँ रोड्स नहीं थी, वहाँ डेवलप होती जा रही है, धीरे धीरे वक्त लग रहा है, लेकिन वहाँ तक पहुँच गए हैं हम। और आज उन्हें कई सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर भी मिलने लगी है, और देर लग रहा है, लेकिन जैसे कहती हूँ कि हम पहले जागरूक हो जाए, फिर तब जाके दूसरों को जागरूक करेंगे। तो इसी तरीके से आज हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस और चाहिए, जिस तरीके से हम सब चीज़ों से लीगल एड हो, सारी चीज़ें हैं, हम लोग अवेयर होकर और पूरे ऐसे मार्जिन एरिया में भी जाकर हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पूरी एक टीम वर्क होती है। उसी टीम वर्क का हम लोगों ने आगाज़ किया है, जहाँ पे एनजीओज है, सोसाइटीज़ है जो काम कर रहे हैं और जा रहे हैं उस एक फील्ड्स में जहाँ पे लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो उस दायरे से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, क्योंकि वो लोग यूज्ड टू हो गए ऐसे रहने के लिए, लेकिन उनको उस फील्ड से लेकर आना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो गया है, लेकिन फिर भी मेहनत कर रहे हैं। और जहाँ तक हम ट्राइबल्स की बात करते हैं, और एक अहम सवाल था कि ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ में हमने कितना काम किया है, तो अगर हम
मुल्क के आला ओहदों की तरफ देखें तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ से भी जो लोग आते हैं, मुल्क के हर ओहदे पर फाइज होने का, हर ओहदे पर बैठने का उनको अधिकार हासिल है और उन्होंने उन मौक़े को हासिल करके ये साबित किया है कि उन्होंने कहीं भी देश की तरक्की में अपने ताउन को, अपनी भागीदारी को कम नहीं होने दिया और मुल्क के तमाम कवानीन हर तबके के लिए हैं, हर कोने के लिए हैं। ज़रूरत है उसके बारे में आप सभी लोगों को जागरूक होने की, उससे फ़ायदा उठाने की। आज इस पेशकश में हम उस अहम कानून की भी बात करेंगे जिसने एक नई दशा दी हमारे देश को। जी हाँ, 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के ज़रिए इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की गई कि डिसीज़न मेकिंग के अंदर ख़वातीन की भागीदारी कितनी ज़रूरी है। दोनों ही मेहमानों से चाहूँगा कि इस कानून के ताल्लुक़ से आप अपने अपने तासुरात जनता तक पहुँचाएँ कि ये देश को आगे ले जाने में और ख़वातीन को मजबूत बनाने में कितना अहम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। जी, तो देखिए अभी ये अधिनियम आया है और इस अधिनियम में ये कहा गया है कि 1/3 जो सीट्स हैं वो रिज़र्व रहेंगी लोकसभा में, और स्टेट लेजिस्लेशन में भी 1/3 जो सीट्स हैं वो रिज़र्व होनी चाहिए वुमेन के लिए, इंक्लूडिंग SC, ST, OBC जो भी क्लासेस हैं। तो ये एक बहुत ही अहम फैसला और एक बहुत ही अहम स्टेप लिया गया है वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ, क्योंकि आज अगर लड़कियां डिसीजन मेकिंग में, जितनी भी वुमेन है वो डिसीजन मेकिंग में आएंगी तो वो देश को कहाँ से कहाँ ले जा सकती हैं। ये बात हमारे सामने सबको, ये पूरा देश जानता है इस बात को कि जब कोई लड़की पावर में उतरती है तो वो किस तरह से पूरा नक्शा बदलने की ताकत रखती है। तो ये एक बहुत अच्छा फैसला, जो ये बहुत अच्छा एक बिल पास किया गया है। ये 15 साल के लिए किया गया है अभी, लेकिन ये ऑब्वियसली हम इसको रिन्यू कर सकते हैं, अगर पार्लियामेंट चाहे आगे तो ये रिन्यूएबल है, रिन्यू कर सकते हैं। बहुत ही अहम चीज़ आई है ये सामने। इसके माध्यम से जितनी भी लड़कियां हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो पॉलिटिकल पावर में आए और अपने हिसाब से, अपने जो वो चाहती हैं उस हिसाब से देश चलाएं। ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि लड़कियां जो हैं आजकल, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर्स भी आ रहे हैं। तो जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी एक लड़की पावर में बैठी होगी और उसको गाइडेंस मिलेगी उस लड़की से, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है अब आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम में तो बहुत अच्छा कहा कि एक लड़की जब मैदान में आती है तो पूरा नक्शा बदलने की वो ताकत रखती है। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। अभी इसी सवाल के ऊपर मैं आगे बढ़ूंगा और सफीना जी से जानना चाहूँगा कि डिसीज़न मेकिंग में ख़वातीन की ये भागीदारी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के ज़रिए कितनी अहम हो जाती है देश की? इतनी अहम हो जाती है जैसे एक महिला अपना घर चलाती है, एक गृहस्थी जीवन को चकाचौंध कर देती है, अपने परिवार को संभालती है, उसी तरीके से देश को संभालेगी अगर डिसीजन मेकर बन जाती है। अगर डिसीज़न मेकर वो बन जाती है तो ये बहुत अहम होगा और बहुत अहम है। इस कानून के ज़रिए ये अंदाज़ा अभी से लगाया जा सकता है कि जब हम कोई भी देश के ताल्लुक़ से बड़ा फ़ैसला लेंगे तो उसमें हमारी मुल्क की आधी आबादी का भी अपना एक रोल होगा, अपना एक डिसीज़न होगा, जहां वो ये कोशिश करेंगे कि अब भारत को किस राह पर, किस तरक्की के साथ आगे ले जाया जाए। और मुझे लगता है कि आज की इस पेशकश को अब हम यही मुकम्मल करने की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आज ये ख़ास दिन है जहाँ हम ख़वातीन के ताल्लुक़ से इस दिन को मनाते हैं, इस मैसेज के साथ कि पूरी दुनिया में जहाँ भी हम तरक्की याफ्ता किसी मुल्क की बात करते हैं तो उसकी तरक्की का पैमाना यही होता है कि वहाँ की ख़वातीन कितनी मजबूत और कितनी बाइख्तियार हैं। तेरे माथे की बिंदी मर्द की किस्मत का तारा है, तो अगर साज़े बेदारी उठा लेती तो अच्छा था। अब ज़रूरत है बेदार होने की, जागरूक होने की, अपने हुकूक़, अपने इख्तियारात को समझने की। मैं अपने दोनों मेहमानों का और तमाम स्टूडेंट्स का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने आज की इस पेशकश में शिरकत की और इस प्रोग्राम के ज़रिए तमाम ख़वातीन को ये मैसेज भी पहुँचा कि आखिर आज के दिन वो किन बातों पर फोकस करें, किन चीज़ों को जानें और अब आगे की तरक्की में, मुल्क की तरक्की में उनका क्या योगदान, क्या ताउन होना चाहिए। आज की इस पेशकश को यही मुकम्मल करते हैं और हम इजाज़त लेते हैं अपने तमाम व्यूवर्स से, तमाम नाजरीन से और आज के तमाम मेहमानों से। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।